नमस्कार। दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि हम इस बारे में चर्चा करें कि 2029 का अभी तक का ये जो समय है ये हरियाणा प्रदेश का रहा, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए जिस राज्य को केंद्र सरकार ने और इंक्लूडिंग के उस स्टेट की जो राज्य सरकार है उसने भी कुछ वर्षों के लिए नेग्लेक्ट किया, फाइनली दोनों का फोकस, हरियाणा सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी फोकस इसी प्रदेश पर है। क्योंकि हाल ही अभी जो केंद्र सरकार है उसने अपनी नॉर्थ इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है, उसमें हरियाणा को केंद्र में रखा। उसी के साथ साथ हरियाणा से ही जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसकी शुरुआत की कि यदि यह मॉडल यहां पर सफल होता है तो इसी मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट और भी ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब केंद्र सरकार का फोकस जो इस समय हरियाणा जो प्रदेश है उसके ऊपर रहा कुछ महीनों से। उसी के साथ साथ जो हरियाणा जो प्रदेश है उसकी सरकार भी अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके समाज में, कैसे भी करके प्रशासन को सुधारा जाए, कैसे भी करके यहाँ की जो अर्थव्यवस्था उसको और मजबूत बनाया जाए, रोबस्ट बनाया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी 5 जो प्रमुख हैं ऐसे निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक जो ढांचे हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यदि हम देखें इसको तो हरियाणा 2026 का जो विजन है उसमें जो 5 जो स्टेप है वो कौन कौन से हैं देखिए। एमएसएमई और औद्योगिक जो नीति है उसमें कुछ चेंजेस है और वो जो नए स्टेप है उनको देखेंगे। उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो चेंज है, जो निर्णय है वो है पुलिस कस्टडी रिलीफ। उसके बाद जो फोर्थ है दैट इज सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी टैक्स के प्रॉपर्टी जो टैक्स है, संपत्ति कर, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और फाइनली आया है टाउन प्लानिंग के जो नए नगर हैं उनकी योजना किस तरीके से होगी। और एक फाइनली एक उदाहरण भी आया है आबादी देह से संबंधित। इन सभी चीजों को चर्चा करेंगे कि हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा जो कैबिनेट है उसने ये निर्णय क्यों लिए, इसके पीछे की रेलेवेंस क्या है। देखिए सबसे पहला है हरियाणा में एमएसएमई की जो नीति है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और जो ये बदलाव है मेनली इस चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि हरियाणा को अभी तक हम ये बोलते हैं कि हरियाणा एग्रीकल्चरल एक स्टेट है। उसी के साथ साथ हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप ये चर्चा करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मोस्टली ऑटोमोबाइल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, हम गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास फार्म इक्विपमेंट्स की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आने वाला जो समय है उसमें और भी बहुत सारी कंपनियां होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, एआई ड्रिवन बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। तो नए सेक्टर को ओपन करने के लिए, थ्रस्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि ईवी सेक्टर हो गया, जैसे कि डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कपड़े व जूते हो गए, नवीनीकरण ऊर्जा हो गई, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की वो हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। इन सभी के ऊपर फोकस करने के लिए, इन सभी थ्रस्ट सेक्टर को इंटीग्रेट करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में, ताकि अर्थव्यवस्था को और रोबस्ट बनाया जा सके और मजबूत बनाया जा सके, इस पॉलिसी में चेंज लेकर के आया गया है। और ये जो पॉलिसी में चेंज है कुछ इस प्रकार से है कि एमएसएमई जो सेक्टर है उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी, टैक्स सपोर्ट दी जाएगी और लगभग 14 लाख से ज्यादा जो एमएसएमई है उनका इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा वाया फाइनेंशियल एड एंड टैक्स सपोर्ट। कि कोई तो ऐसे एमएसएमई जो ग्रुप हो, कोई ऐसे एमएसएमई नए स्टार्टअप हो जो कि हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर के जाए और आने वाले समय में कोई बड़ी कंपनी और भीमकाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करे। उसी के साथ साथ देखिए हरियाणा को एज अ एक्सपोर्ट स्टेट बनाने के लिए, केवल ऐसा नहीं कि केवल इंटरनल एक्सपोर्टर हो कि अपने ही किसी जो दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट करे, बल्कि बाहर से भी जो अदर जो कंट्री है उनकी डिमांड भी हरियाणा एक्सेप्ट करे और वहां पर भी एक्सपोर्ट करे। और बाहर की जो करेंसी है, बाहर की जो कैपिटल है वो भी हरियाणा स्टेट में आए, इसके लिए भी स्टेप लिया गया। और इसमें भी एक बहुत बड़ा कदम ये रहा है देखिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन। और एक्सपोर्ट प्रमोशन में यदि देखें तो देखिए, यदि संस्थागत ऋण
आसान होगा तो उससे क्या होगा, एमएसएमई में बढ़ोतरी होगी, और एमएसएमई जितने जल्दी प्रोडक्ट बनाएगी उतने जल्दी हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जितने अच्छे बनाएगी, बेहतर बनाएगी कम टाइम में, उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव वो प्रोडक्ट होगा। उसी के साथ साथ यदि जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे अर्थव्यवस्था में, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो, भले ही वो लॉजिस्टिक हो, किसी में भी हो, उतना ज्यादा अच्छा हमारा ग्लोबल मार्केट एक्सेस होगा। क्योंकि वैश्विक जो बाजार है उसमें यदि आपको अपना सामान सफलतापूर्वक पहुंचाना है तो आपको कम समय में और कम लागत में पहुंचाना पड़ेगा, और वो आता है तकनीकी। जब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू लेकर के जाते हो, ये सारी की सारी चीजें तभी होती है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अच्छा, वेंचर जो कैपिटल होगी उसको भी प्रमोट करेंगे, ताकि एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि शुरुआत में एमएसएमई सेक्टर को पुश करने के लिए फंडिंग की तो जरूरत पड़ेगी, इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो फंडिंग, वेंचर जो कैपिटल है उसको भी प्रमोट करेंगे, ताकि बाहर से भी यदि कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, यदि देश का कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो वो हरियाणा में आए और हरियाणा में आकर के इन्वेस्ट कर सकता है इजीली। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो एक और स्टेप है कि हरियाणा जो सरकार है, पुलिस हिरासत में जो भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यदि अभी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को ठहराने के लिए, ताकि पुलिस की कोई ना कोई जवाबदेही हो, इसको एश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि एज ए पार्ट ऑफ अ सोशल जस्टिस। क्योंकि सरकार पे यदि पब्लिक का विश्वास रहेगा कि पुलिस प्रशासन उनके भलाई के लिए है और उनको न्याय देने के लिए है, उनके ऊपर दमनकारी शासन लाने के लिए नहीं है, ये यदि अकाउंटेबिलिटी लेकर के आते हैं तो प्रशासन के ऊपर आम जन समुदाय का विश्वास बढ़ता है। और जिस भी प्रशासन के ऊपर यदि आम जन समुदाय का विश्वास है, उस प्रशासन को मजबूती मिलती है, क्योंकि पब्लिक की तरफ से वो सपोर्ट मिलता है। तो इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस की जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। और वो कैसे किया गया कि यदि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के कारण हुई, मतलब अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस के कारण हुई, कि पुलिस के लाठीचार्ज के कारण या फिर पुलिस की गलतियों के कारण, तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि वो कैसे हुई है। और यदि इनमें से ये 4 पॉइंट्स निकले कि नेग्लिजेंस बाय द पुलिस, सुसाइड हुआ उनके पुलिस मतलब सेल में, टॉर्चर किया पुलिस ने, या फिर आपस में कैदियों की लड़ाई हुई और पुलिस नहीं छुड़ा पाई, तो उनको 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उनके घर वालों को, मतलब जो भी उनका लीगल वो होंगे नेक्स्ट जो उन्होंने वो कर रखे होंगे, जैसे कि मुआवजे के लिए जिसको बोलते हैं लीगल एयर, तो जो भी लीगल एयर होगा उनको 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसी के साथ यदि ये पता चला कि ये प्राकृतिक है या किसी बीमारी से मरे, तब कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ये स्टेप मेनली इसलिए सरकार की तरफ से, ताकि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को, और पब्लिक का जो विश्वास है उनके सरकार की तरफ बढ़े, प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ मजबूत हो। उसी के साथ जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है जो प्रॉपर्टी टैक्स है उससे संबंधित कर प्रणाली। अब देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स में मेनली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये बड़ा जटिल है, फॉर्मूला बड़ा जटिल है, प्लस उसी के साथ साथ डिस्क्रिशनरी है, विवेकाधीन है, उसी के साथ साथ अस्पष्ट है, अनक्लियर असेसमेंट, मूल्यांकन नहीं है प्रॉपरली। तो प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसको सिंप्लीफाई किया गया कि एक यूनिफॉर्म हम सिस्टम लेके आएंगे प्रॉपर्टी टैक्स का, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, सरकारी जो अधिकारी हो जिस हिसाब से चाहे वो टैक्स लगा सकते हैं, नहीं, प्रॉपर इसका फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, प्लॉट हो गया मतलब कारपेट एरिया हो गया, एक पूरा रेट होगा, और फ्लोर जो फ्रैक्शन है, ये तीनों को उसमें अकाउंट में रखते हुए हम कैपिटल उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके ऊपर एक प्रॉपर फिक्स जो है वो कैपिटल टैक्स होगा। अब ये कैपिटल टैक्स भी इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म है, क्योंकि सरकार को कैपिटल टैक्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और उसी के साथ साथ जब सरकार को प्रॉब्लम आती है और सरकार कैपिटल टैक्स लेने का प्रयास करती है और डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करती है, तो पब्लिक को भी परेशानी होती है। तो फाइनली इसको फिक्स किया गया। उसी के साथ साथ टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग में भी समस्याएं आ रही थी। जैसे टाउन प्लानिंग में दो समस्याएं थी। एक देखिए, टाउन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग में, मान लीजिए रूरल प्लानिंग में कुछ एक गांव है, और गांव के अंदर जो भी बस्तियां हैं, जो सेटलमेंट है, जो भी घर हैं, उनको बोलते हैं कि लाल डोरे के अंदर है। अब लाल डोरे के अंदर जो भी घर हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या किसी का इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो ऐसे समय पर यदि आपके पास ना डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई आपकी डिस्प्यूट है, या इलीगल एनक्रोचमेंट है, कोई ऐसे इशू होते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी पे कोई भी लोन नहीं ले सकते। आप उस प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करने में आपको समस्या आती है। तो इन सबको रिफॉर्म करने के लिए कुछ प्रयास उठाए हुए हैं कि लाल डोरे के अंदर भी जो है सर्वे होगा,
उसी के साथ साथ जो शहरीकरण है, टाउन प्लानिंग है, उसको ठीक करने के लिए इस प्रकार से किया जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टाउन है, कोई भी शहर है और उसके आसपास आप हैफजार डेवलपमेंट करने लग जाएं, रोड के चारों तरफ आप किसी भी तरीके से। उसका प्रॉपर नियम है, प्रॉपर स्टेप रहेंगे और जो उसकी कुछ जो पैरामीटर हैं वो सारे के सारे डिसाइड किए गए हैं कि प्लॉट का आकार कितना होगा, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी और ऐसे बहुत सारे से कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें हरियाणा जो आबादी देह नियम है उसमें इसकी झलक मिली है और ये क्लियरली ये शो कर रही है कि टाउन प्लानिंग को लेकर के भी सरकार सीरियस है। तो 3 मुद्दों पर अभी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के आर्थिक सशक्तिकरण, हरियाणा सरकार अपने प्रदेश में लोगों का प्लस, और वो कैसे करेगी, वो करेगी आर्थिक सुधार से। उसी के साथ साथ अर्बन ट्रांसपेरेंसी कि शहरी जो विकास है और शहरी जो गवर्नेंस है उसको भी ट्रांसपेरेंट किया जाए और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यदि इन सब तीनों चीजों पे ध्यान देते हैं और आने वाले समय में यदि प्रशासन इनको अच्छे से एग्जीक्यूट करता है सारी चीजों को, यकीनन हरियाणा में रिफॉर्म आएंगे, यकीनन। और हरियाणा अभी भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हरियाणा जो पूरे भारत में वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशन में ही है और आने वाले समय में यदि ऐसा ही रहा तो हरियाणा नंबर 1 स्टेट भी आ सकता है। आपका क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।